चैप्टर 3 इंटेंस एंड हार्ड लव। मृत्युंजय ने इतना कहकर उसने माही के सिर पर गिरा घूंघट हटा दिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी फैमिली माही को यहाँ देखकर शौक थी। उन्हें लगा था कि मृत्युंजय ने माही को बंद करके रखा है, मगर वो तो यहाँ थी। वहीं संजना के पेरेंट्स मुकुल सावंत और मेघा सावंत माही को गुस्से से घूरने लगे। मेघा आगे बढ़ी और माही को गुस्से भरी नज़र से देखते हुए बोली, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? अचानक किसी की तेज आवाज़ सुनकर माही सहम गई। वो पहले ही डरी हुई थी। मेघा ने गुस्से में माही पर हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि थप्पड़ माही को लगता, मृत्युंजय ने माही को अपने करीब खींच लिया। उसे कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मेघा के साथ साथ पूरा परिवार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय को घूर रहा था। शायद पहली बार था कि मृत्युंजय किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेघा ने जब मृत्युंजय की तरफ देखा तो वो सहम गई, क्योंकि उसकी नीली आंखें हद से ज़्यादा सर्द और लाल थी और चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था, मानो अगर उन्होंने एक और बात बोली तो उनकी समाधि वो अभी ही बना देगा। और इसमें कोई शक नहीं कि मृत्युंजय ये कर सकता था। तभी वहाँ शालिनी की आवाज़ आई, जो मृत्युंजय से बोली, जय, संजना की जगह ये लड़की क्या कर रही है? इस पर विवान आगे आते हुए बोला, संजना शादी से भाग गई चाची। फिर वो मेघा और मुकुल को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, जब आपकी बेटी को शादी ही नहीं करनी थी तो पहले ही मना क्यों नहीं किया? पीछे खड़े शुभ दादा और दादी दोनों शॉक्ड थे। वो इस बात को मान नहीं पा रहे थे कि इस माही की शादी हो गई, वो भी उन्हीं के सामने, और उन्हें इस बात कोई भनक तक नहीं लगी। मुकुल और मेघा को तो झटका ही लग गया जब उन्होंने सुना कि उनकी लड़की भाग गई। मुकुल मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़कर बोले, नहीं मृत्युंजय, ये सच नहीं है। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वो भाग नहीं सकती। वो तो प्यार करती थी तुमसे। ज़रूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। तभी कोई पीछे से मुकुल से गुस्से से बोला, खबरदार जो मेरी बहन के बारे में किस उल्टा सीधा कहा तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वहीं माही ने जब शुभम की आवाज़ सुनी तो उसने मृत्युंजय के सीने से सिर हटाकर शुभम को देखा और उसकी तरफ दौड़ते हुए उसके गले लगकर रोने लगी। मृत्युंजय ने जब माहिया को खुद से दूर जाते हुए देखा तो उसकी आंखें और भी लाल हो गई, मानो उसमें खून सा उतर आया हो। अब क्यों, ये तो खुद वो भी नहीं जानता था। शालिनी भी माहिया को गुस्से से घूर रही थी। वही मुकुल खुद से छोटे लड़के से खुद से बदतमीजी करते देख गुस्से से बोले, तुम होते कौन हो मुझसे बहस करने वाले? ये तुम्हारे 2 कौड़ी की लालची बहन ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर भगाया ताकि खुद उसकी जगह बैठकर मृत्युंजय से शादी कर सके। पता नहीं कैसी लड़की है, ज़रूर ये इस लड़की का पैसा। इसके आगे वो कुछ कहते मृत्युंजय उसकी गर्दन को पकड़ लिया। मुकुल जी तो हैरानी से उसे देखते रह गए। वहीं मेघा और बाकी के घरवाले भी सदमे में चले गए। मृत्युंजय अपनी पकड़ को कसते हुए अपनी बर्फ सी सर्द आवाज़ में बोला, वो कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, बल्कि मृत्युंजय मीरानी की बीवी है। मेरी इज्जत, तेरी लड़की को भगाने की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अगर तू इन सब के बीच में आया तो तुझे भी जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहते हुए मृत्युंजय ने उसे छोड़ दिया। मुकुल खांसते हुए ज़मीन पर बैठ गए। मेघा ने उन्हें संभालने लगी। मुकुल माहिया को घूरते हुए वहाँ से चले गई, लेकिन उनके मन में माहिया और मृत्युंजय के लिए नफरत ने जन्म ले लिया था। उनके जाने के बाद शालिनी ने मृत्युंजय से कहा, जय, तुम किसी भी लड़की को मीरानी खानदान की बहू कैसे बना सकते हो? तभी शुभम, जो इतनी देर से खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, वो बोला, तो मत मानिए, मुझे भी अपनी बहन को यहाँ छोड़ने का कोई शौक़ नहीं है। शुभम की बात सुनकर माई उसे हैरानी से देखने लगी। वह मृत्युंजय ने अपनी लाल होती सर्द नज़रें शुभ पर कर ली। उसने एक झटके के साथ माई को शुभम से दूर कर अपनी तरफ खींचा और घर के अंदर लेकर जाने लगा, जिसका साफ मतलब था कि माई कहीं नहीं जाएगी। शुभम गुस्से से पीछे
बड़ा ही था कि इतने में करणवीर ने उसे रोक लिया और कहा, चलो यहाँ से शुभम। इस पर शुभम उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला, मगर दादाजी। इस पर दादाजी ने उससे कुछ भी कहने से रोक दिया और कहा, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है। फिर वो देवराज जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला, हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा, वो बहुत मासूम है। इस पर देवराज उनके हाथ पकड़ते हुए बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं और आपकी बेटी अब हमारी बेटी है, हम उसका ख्याल रखेंगे। करणवीर दादाजी उनकी बातों पर हल्का सा मुस्कुरा दिए और वहाँ से चले गए। शालिनी भी गुस्से से अंदर चली गई। इधर आदित्य और अक्षय तो कब से खड़े समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। उन दोनों की नज़र जैसे ही अनिकेत पर गई तो वो बेबसी से उसे देखने लगे। वो दोनों ही जानते थे कि अनिकेत माही से प्यार करता था, मगर अब उनके खूंखार भाई की हो चुकी थी, जहाँ से माही को लाना इम्पॉसिबल है। विवान अपनी किसी अलग ही सोच में था, मगर इसे माही के लिए बुरा भी लग रहा था। रात का वक्त। मृत्युंजय के कमरे में माही एक जगह पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसके आंसू एक पल के लिए भी रुके नहीं थे। उसे अपनी भाई और फैमिली की याद आ रही थी। माही जिस कमरे में मौजूद थी वो बहुत बड़ा और आलीशान था। बेड के आसपास कुछ दूरी पर 2 पिलर बने थे और बेड के सामने ही ग्लास विंडो के पास आमने सामने 2 सोफे पड़े थे और बीच में एक टेबल रखी थी। उसकी दूसरी तरफ 2 सोफ़ा चेयर पड़ी थी। माही पिलर से टिक कर बैठी हुई थी। उसका सिर उसके दोनों पैरों के बीच छुपा हुआ था। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। तभी धड़ाम की आवाज़ के साथ किसी ने गेट खोला। माया चीखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और दरवाजे पर देखने लगी, जहाँ मृत्युंजय खड़ा था। उसका चेहरा लाल था, दोनों जबड़े आपस में भींचे हुए थे। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक उनका गुस्सा 1% भी कम नहीं हुआ था। उसे देखकर माही की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मृत्युंजय दूसरी तरफ जाने को हुआ तभी माही सिसकते हुए बोली, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। माही की बात सुनकर मृत्युंजय की दोनों हाथों की मुट्ठी भींच गई। वो सर्द नज़रों से माही को देखते हुए उसके पास आया। माही पिलर से लगी हुई थी, वो अभी भी कांप रही थी। मृत्युंजय ने माही के एक हाथ को पकड़ा और उसकी कमर से लगा दिया। माही तेज आवाज़ के साथ चीख पड़ी, आ! उसके हाथों की चूड़ियाँ टूटकर जमीन पर गिर गई। मृत्युंजय ने एक बार फिर उसकी कलाई को ट्विस्ट किया। दर्द से माही की आंखें बंद हो गई। तभी मृत्युंजय धीमी, सख्त और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, वरना इसका खामियाजा तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। माही उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। मृत्युंजय ने भी उसकी ग्रे आंखों में देख रहा था। उसने माही का हाथ छोड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर ली। माही ने कुछ कहना चाहा तो मृत्युंजय ने अपनी एक उंगली होठों पर रख दी, मगर एक अलग सा एहसास हुआ। उसे अब यह शादी का असर था या फिर कुछ और। मृत्युंजय धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसने होठों पर रखी उंगली को होठों से हटाकर गाल पर रख दिया और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। ये पहली बार था जब मृत्युंजय किसी को किस कर रहा था। वहीं माही हैरानी से उसे देखने लगी। मृत्युंजय की तो आंखें बंद थी। उसका गुस्सा एक पल के लिए तो गायब ही हो गया। वो माही को किस करने में इतना खो गया कि उसे ये होश भी नहीं था कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। माहिया उसे धक्का देकर खुद से दूर करने लगी तो मृत्युंजय ने उसकी कमर पर दबाव बनाकर उसे खुद के करीब कर लिया। दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई और सिसकी 2 गले में घुट कर रह गई। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ तो माही गहरी सांस लेने लगी। मृत्युंजय की सर्द नज़र अब भी उसके होठों पर ही थी, जो गुलाबी हो चुके थे। तभी मृत्युंजय ने उसे छोड़ा तो माही लड़खड़ा गई। उसने गिरने से बचने के लिए मृत्युंजय का कोट पकड़ लिया, जिस वजह से गले के 2-3 बटन टूटकर नीचे गिर गए। माही फिर से अलग होने को हुई
तो मृत्युंजय ने माई की दोनों बाजुओं को पकड़ा और पिलर से लगा दिया। फिर उसके भारे दुपट्टे को खींचकर निकाल दिया और उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और दोबारा उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। मृत्युंजय का दूसरा हाथ उसके ब्लाउज की डोरियों की तरफ था, जिसे उसने एक झटके में तोड़ दिया। फिर बेड पर ले जाकर पटक दिया। फिर धीरे से उसके पास आकर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद करना चाहती थी तुम, मगर बर्बादी क्या होती है अब तुम्हें पता चलेगा। कि मृत्युंजय उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन माही उसके फार्म हाउस आई थी और उसके तुरंत बाद रिपोर्टर वहां आ गए थे, जबकि वो बहुत ही सिक्योर्ड एरिया था। वहीं माही उसे समझने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस पर मृत्युंजय उसके ऊपर आते हुए बोला, अब वक्त ख़त्म हो चुका है। इतना कहकर उसने माइया के होठों पर दोबारा अपनी गिरफ्त में कर लिया और उसके हाथों की उंगलियों को अपनी सख्त और मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया और बेड की तरफ पुश करने लगा। सुबह का वक्त। सुबह सुबह माई अकेले बेड पर सो रही थी। कमरे की हालत जो कुछ देर पहले इतनी ख़राब थी, जगह जगह सामान पड़ा था और बेड के दोनों तरफ कपड़े पड़े थे, वैसा अब कुछ नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था। हाँ, लेकिन बेड की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। माई की टूटी हुई चूड़ियाँ, खून से सनी हुई और सिमटी हुई बेडशीट, उस पर बीचों बीच माही लेटी हुई थी। उसके कंधे तक पतला सा बिल्कुल महीन और बारीकदार सफ़ेद रंग का ब्लैंकेट पड़ा था। माही का एक हाथ उसके चेहरे के पास सिरहाने रखा था, जिस पर जख्म के और उंगलियों के निशान थे। उसकी गर्दन पर लाल रंग के निशान थे जो किसी की शिद्दत को बखूबी दिखा रहे थे। माही की धीमी गर्म सांसें सबूत थी कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। शायद वो कुछ देर पहले ही सोई थी। कुछ देर बाद माही की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा तो खुद को एक अनजान जगह पाकर वो जल्दी से उठ गई। इस जल्दबाजी में उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जहाँ चूड़ियाँ टूटने के निशान बने थे। ये सब देखकर माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने ब्लैंकेट खुद को कवर किया, फिर शावर में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद माइया रेडी होकर नीचे चली गई। उसने एक रेड कलर की लहंगा साड़ी पहनी थी जो थोड़ी हेवी थी, क्योंकि उस पर सोने के तार से बहुत मगर बारीक डिज़ाइन की गई थी। हालांकि माई उसे संभाल सकती थी। उसके माथे पर बिंदी और सिंदूर के साथ गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और हाथों में चूड़ियाँ, साथ ही कमर में पतला सा मोर की डिज़ाइन का कमरबंद भी था। माई के आधे बाल पिनअप थे और बाकी के खुले थे। वो सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आई। तब शालिनी जी पहले तो एक पल के लिए उसे देखती रह गई, फिर होश में आकर उससे बोली, तो आ गई तुम? इतनी देर से क्या कर रही थी? जानती नहीं हो कि अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें अपनी पहली रस्म करनी है। चलो अब, किचन में बहुत काम है। शालिनी ज़बरदस्ती माइया को किचन में लेकर चली गई और उसे खाना बनाने को कहकर बाहर आ गई। फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोली, देखती हो तुम सिर्फ 1 घंटे में इतना सब कुछ कैसे बनाती हो। और वहाँ से चली गई। यहाँ माइया ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में घुसाया, फिर काम में जुट गई। सबसे पहले उसने भोग का प्रसाद बनाया और उसे मंदिर की तरफ लेकर जाने लगी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान को भोग लगाने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, मानो अपने सारे गम भगवान को देखकर वो भूल गई हो। ठीक उसी वक्त मृत्युंजय वहाँ आया, जो रॉयल नेवी ब्लू सूट में था और अंदर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। उसकी नीली आंखें कई राजों से भरी थी। वो फ़ोन पर बात करते हुए आ रहा था। नीचे हॉल में आते हुए उसने फ़ोन को अपनी जेब के हवाले किया। तभी उसकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माइया पर चली गई। वो लाल साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मृत्युंजय इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता था कि माइया की खूबसूरती उसे अट्रैक्ट करती थी।
अभी वो उसकी नज़र माहिया के नाजुक गुलाबी होठों पर बनी हुई थी। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी उसे। उसका ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर इन होठों को किस करने लगे। एक अलग फीलिंग डेवलप हो रही थी मृत्युंजय के दिल में। उसकी नीली आंखों में एक जुनून सा होने लगा। ठीक उसी वक्त वहाँ विवान आ गया और हल्का सा खांस दिया ताकि मृत्युंजय का ध्यान उस पर आ जाए। मृत्युंजय ने उसे अपनी श्रद्धा भरी तिरछी नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वो यहाँ क्या कर रहा है। विवान भी उसके सवालों को बखूबी समझ गया और बोला, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर मृत्युंजय कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही माही को देखता रहा। विवान एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो मृत्युंजय, तुम अपनी जीत और बिजनेस की लत में एक इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी खराब कर रहे हो। जाने दो उसे यहाँ से। विवान की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और फिर उसकी आंखें में देखते हुए कहा, वो इनोसेंट लड़की मेरे और मेरी लत के बीच में आई है, जिसका हर जाना भुगते बिना वो यहाँ से जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तब विवान खुद से बोला, फिर तो मैं दुआ करूँगा कि वो लड़की तेरी लत बन जाए। तभी कुछ देर बाद वो खुद से बोला, ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो मासूम इसकी लत उसे भी बर्बाद कर देगी। तभी पीछे से निर्मला जी आकर बोली, बर्बाद तो तब करेगी ना जब ऐसा कुछ होगा। विवा ने पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा और कहा, क्या मतलब मोम। इस पर निर्मला जी बोली, मृत्युंजय की लत बनना आसान नहीं है विवान। उसकी बात सुनकर विवान कुछ सोचने लगा। तो दोस्तों, क्या लगता है कि माहिया मृत्युंजय की लत बन पाएगी या नहीं, या मृत्युंजय उसे छोड़ देगा।